भाई हम लोग ना इस टॉपिक को इतना लाइटली लेते हैं, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि ये हमें धोबी पछाड़ देता है भाई। और धोबी पछाड़ने के साथ साथ में हमें ये भी समझ नहीं आता कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है और चल क्या रहा है। हालांकि सेंटेंसेस को समझना बड़ी ही जरूरी बात है हमारे लिए, बिकॉज जैसे ही हम लोग सेंटेंस के टाइप समझते हैं, हमें सेंटेंस के टाइप के साथ में ग्रामर के और भी टॉपिक कवर करने का मौका मिलता है। ये कंजंक्शन को हिट करते हैं, ये क्लोजेस को हिट करते हैं, ये फ्रेजेस को हिट करते हैं। मतलब आप ये समझें कि जिस बच्चे ने सेंटेंसेस अच्छे से समझ लिए, और जो नया पैटर्न अब एसएससी का भी आ रहा है, चलो आरपीएससी तो है ही, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन जो एसएससी भी अब क्या है, बदलाव ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, तो बड़ा ही खास टॉपिक होगा भाई। मिस मत करना। घास नहीं काटेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ा ही प्यार से समझेंगे, है ना। मैं पहले बता देना भाई कमेंट करके, सभी कैसे हो, कौन कहाँ से है, स्वस्थ हो, मजे में हो, जीवन में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कोई पंगा कुछ चल तो नहीं रहा है, हैं? ठीक है। चलो भाई, नाम लेंगे अपने अपने प्रभु का, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे, गोविंद राधे राधे। ठीक है। चलो भाई, जो बच्चे नए हैं वो आते ही भाई क्या कर देना, लाइक करना। लाइक करने से ये सेशन और बच्चों तक पहुंचता है। अगर लाइक कर ही दिया है तो फिर क्या कर देना, साथ में शेयर कर देना। बोल देना मेरे मामा जी के लड़के हैं, चाचा जी के लड़के हैं, मेरे अंकल हैं, और थोड़ा सा मैं पेट ऐसे निकाल दूंगा जब अंकल वाली बात हम बताएंगे। ठीक है। और साथ में ये बता देना, क्या कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। बड़ी ही दुविधा की बात है कि आपको इतने में लवली लवली सेशंस दिए जा रहा हूँ, मतलब आप डेप्थ में नहीं जाना चाहते हो क्या यार? गहराई में नहीं जाना चाहते हो? गहराई में जाओ। जिंदगी तार्किकता के लिए बनी है, क्षमताओं को विकास करने के लिए बनी है, विकसित करने के लिए बनी है। ठीक है। आओ भाई, देखो, पहले तो ये समझ लेना सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, सेंटेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। एक वाक्य होता है। अब वाक्य, अब देखो सेंटेंस आपको लगेगा बड़ा ही, सेंटेंस क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है सेंटेंस वाक्य। नहीं, बहुत सिंपल बात नहीं है। अब क्या होता है कि वाक्य होता है जो एक भावार्थ निकाले, जो एक पूरा मीनिंग निकाले किसी बात का, उससे अपने वाक्य बोल सकते हैं। ऐसे ही हर एक लिखी हुई बात वाक्य नहीं होती है। जो पूरा मीनिंग निकालेगा, जो पूरा भावार्थ निकालेगा बात का, उससे अपन बोलते हैं क्या, वाक्य, सेंटेंस। ठीक है। अब सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल मतलब साधारण वाक्य। फिर क्या होते हैं? कंपाउंड आते हैं। कंपाउंड बोलते हैं ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, वैसे क्या होते हैं, साधारण, दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके, साधारण प्लस साधारण। ब्याज भी तो चक्रवृद्धि ऐसे होता है ना, साधारण ब्याज को फिर दोबारा लगा करके, और ये मतलब बहुत धनाढ्य बन जाते हैं लोग, पैसा लूट लेते हैं गरीबों का। समझते हो बात को? तो वैसे ही क्या हुआ, एक वाक्य होता है सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। फिर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके मिलता है। दो साधारण वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और फिर लास्ट में हमारे पास में आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल। जटिल। ठीक है। तो आप ये समझे, तीन टाइप के हमारे पास में सेंटेंस हुए, एक सिंपल सेंटेंस हुआ, एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ, एक कॉम्प्लेक्स जटिल सेंटेंस हुआ। ठीक है। तो फैमिली, परिवार के हिसाब से मान लो, परिवार में भी तो तीन टाइप के मेंबर होते हैं भाई। एक बड़ा ही साधारण भोला भाला मेरी तरीके का कोई होगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, थोड़ा सा कम, मतलब कंपाउंड, थोड़ा सा ऐसे, मतलब आपसे दो गुना पावर रखता है, आपसे दो गुना, मतलब बड़ा भाई हो गया आपके फैमिली में। इस प्रकार से फिर दादाजी आते हैं। दादाजी क्या होते हैं? दादाजी को समझना पड़ा, क्या कार्य है, जटिल कार्य है। तो परिवार की तरह ही है, बस तीन सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। पर खतरनाक है भाई, मैटर बड़ा गंभीर है, मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है, आप ये समझें।
आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हाँ तीनों टाइप के सेंटेंस हमें समझ आ गए। हर एक सेंटेंस आपको गच्चा देगा, इतना खतरनाक लेवल पर है कि हर एक सेंटेंस का टाइप आपको मार देगा। ठीक है, देखो कैसे। आओ पहले बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की, कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है शी लव्स कॉफी। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी क्या है, पसंद है ना। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी क्या है, पसंद है। पहले तो आप एक बात समझें कि ये बात खुद में अपना पूरा मीनिंग बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर पूरा मीनिंग बना रही है तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। क्या लिखा हुआ है, शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है ना भाई। चाय वाय नहीं, चाय से मसला नहीं चल रहा है, कॉफी तक बात पहुंच गई है। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा है, एक फाइनाइट वर्ब क्या आ रही है, फाइनाइट वर्ब, और एक हमारे पास में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में बात करूं तो एक हमारे पास में आ रहा है कर्ता, कार्य को करने वाला। एक हमारे पास में फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया ऐसी क्रिया, क्रिया ही हुआ, क्रिया यानी कि वर्ब, लेकिन ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है। ठीक है, शी लव्स आया ना, अगर यहाँ पे आई लिखते तो आई के साथ में क्या होता, लव होता। तो आप समझ रहे हो, शी के साथ में तो लव्स और आई के साथ में लव, यही है फाइनाइट वर्ब। तो एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ये तीनों मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। शी करता, लव्स फाइनाइट वर्ब, और कॉफी क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। क्या लव है, उसे क्या पसंद है, कॉफी। तो शी लव्स कॉफी, ये अपना हुआ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक बार नोट, एक बार लिखना वगैरह कुछ नहीं, आगे सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, सारा कुछ चीज सब मटेरियल तैयार है, लिखा हुआ मिलेगा। अभी समझाने के लिए सिर्फ यहाँ बिठाओ बात को, बात को यहाँ बिठाओ, जो बातें बता रहा हूँ इसको यहाँ फिक्स करो। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, शी लव्स कॉफी, ये बात क्लियर हो गई। अब समझो ये एक पूरा मीनिंग निकालता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि ये एक खुद में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक पूरा पूरा वाक्य हमारे पास में, एक वाक्य ये बन गया हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स, अरे एक तो ये आजकल के जो बोर्ड है ना भाई, हम जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं उनसे ही चलाए नहीं जाते भाई। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है। अब देखो बात तो यहां पर भी वही है, ही हमारे पास में सब्जेक्ट आ रहा है, कम्स हमारे पास में फाइनाइट वर्ब आ रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है। व्हेन ही कम्स, जब वह आता है। अब देखो क्या ये खुद का मीनिंग बनाता है, ये समझना बात को, यहाँ पर यहाँ चक्कर बहुत पड़ने वाले हैं आज। जब मैंने बोला कि व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, अब ये बात आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा करती है कि व्हेन ही कम्स, जब वह आता है तो क्या, सर तब क्या होता है। तो सुना है ना, अंधेरी रातों में तूफान निकलता है, उसे लोग क्या कहते हैं भाई, कमेंट कर देना। तो आप, जब मैंने बोला व्हेन ही कम्स, अब आप बोलोगे सर ये व्हेन ही कम्स है क्या भाई, व्हेन ही कम्स जब वह आया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, दिमाग में बात रह गई ना। यानी हालांकि उसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन खुद का मीनिंग वो नहीं बना रहा है। बात समझ रहे हो भाई, खुद का भावार्थ तो नहीं बन रहा ना। इट मीन्स वाक्य वही होता है जो खुद का पूरा भावार्थ बना ले। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला भाई, एसएससी भी आजकल पूछने लग गया है कि जो सेंटेंस के जो क्लोजेस हैं, नाउन क्लोज कौन सी है, अपने पास में एडवर्ब क्लोज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लोज कौन सी है, ये अब एसएससी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। तो जब इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके पास ज्ञान भी वैसा होना चाहिए,
तो आज ये ज्ञानेंद्रिय जगाने की क्लास है, आपके ज्ञान चक्षु आज खुलने वाले हैं, ठीक है। अरे मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ लगा हुआ है सामने स्क्रीन के ऊपर। भैंस की टंग, हम जो टेक्निकल जनरेशन नहीं है यार हम लोग, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। चलो, है व्हेन ही कम्स आ गया। अब देखो यहाँ मुद्दा समझना कि ये खुद के अंदर पूरा मीनिंग नहीं बना रहा है और ये खुद के अंदर पूरा मीनिंग बना रहा है। अगर किसी बच्चे के पास में अभी तक, मतलब जिस बच्चे ने ये नहीं देखा ना भाई क्लोजेस और फ्रेजेस, ये जाके समझ लेना मेरे भाई, अभी आपके पास में चांस है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ जा करके अपने चैनल पे ये वाला पार्ट चेक करो, एग्जाम से पहले चेक करके जाना। इतना मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि आपका एग्जाम में भाई नंबर नहीं कटने दूंगा, नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी बात आप लोगों से क्लियर है, क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। पर क्या होता है ना, जैसे अब मैं यहाँ लगा हुआ हूँ मेहनत करने के लिए, आप लोग भाग के चले जाओ बीच में से, तो वो नहीं करना भाई। वो करोगे पाप लगेगा, मैं लिख देता हूँ पाप लगेगा, फिर देखो गलत काम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। पढ़ा करो यार, पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और भी पढ़ो, सबसे पढ़ो, मुझसे पढ़ो, और भी लोगों से पढ़ो, सबसे पढ़ो। मेरा तो जिस दिन मैं आपको बैठ करके जीवन की कहानियां सुनाऊंगा ना, आप बोलोगे सर आप यहाँ खड़े कैसे हो आज। हाँ, आप बोलोगे सर आप यहाँ खड़े कैसे हो, बात कैसे कर रहे हो आप, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज है, मैं तो कब का निकल लिया होता, ठीक है। चलो मैं भी कहाँ चला जाता हूँ यार, बीच बीच में बताएंगे, कभी आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या आ रहा है। अब आ रहा है शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी तो पसंद है, शी लव्स कॉफी, है ना, शी लव्स कॉफी, ये तो ऊपर वाली बात ही हुई। तो मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, एक फाइनाइट वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। अब ये वाला पार्ट पढ़ के देखो, आई प्रेफर टी, आई मुझे करता है, अपने पास में सब्जेक्ट आ गया, प्रीफर पसंद करना, वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब है, चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शी लव्स कॉफी बट आई प्रेफर टी। अब जब मैंने आपको बोला बट आई प्रेफर टी, आपके समझने की बात ये है कि जो आई प्रेफर टी है ना, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। मतलब ये भी एक सिंपल सेंटेंस बना ना पूरा वाक्य। मुझे चाय पसंद है, आई प्रेफर टी, पूरा वाक्य बनता है भाई। शी लव्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है, ये भी पूरा वाक्य बनता है भाई। लेकिन यहाँ क्या लिखा आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है बट। अब ये जो बट है ना, ये बट हमारे पास में है कंजंक्शन, और जब दो सिंपल वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सी यूज होती है, कंजंक्शन यूज होती है हमारे पास में कौन सी, चलो देखते हैं भाई, फैन बॉयज। कौन सी कंजंक्शन, फैन बॉयज। ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। ये वैसे कंजंक्शन कौन सी है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब तो यही हुआ ना कि आपसरी में जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्या, आपसरी में सामंजस्य है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है कि आपसरी में बातचीत करना, कोऑर्डिनेट करना, उसे ही तो बोलते हैं। तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाती है, आपस में बातचीत करवाती है, तालमेल करवाती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में गंदा वर्ड आ रहा होगा, वो नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो है फैन बॉयज। दो सेंटेंसेस को जोड़ना, एक वो सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, दोनों को बट से जोड़ दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, ये वाले वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर बी पर अपने बट तो यूज कर ही लिया, बट से जुड़ा। वैसे ही अगर दो सेंटेंसेस फोर से जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, या फिर नोर से जुड़ रहे हैं, बट से जुड़ रहे हैं, और से जुड़ रहे हैं, येट से जुड़ रहे हैं, या फिर सो से जुड़ रहे हैं, अगर इन सभी से जुड़ रहे हैं, फैन बॉयज में कौन कौन से आगे भाई देखो, नोट करो अपने पास में, फोर से जुड़ गए, एंड से जुड़ने वाले, नोर से जुड़ने वाले, फिर अपने पास में बट से जुड़ने वाले, और से जुड़ने वाले, येट से जुड़ने वाले और सो से जुड़ने वाले। ये जो सब
इन सभी कंजंक्शन से, इन सभी वर्ड से जब ये सेंटेंसेस जुड़ते हैं, दो सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस, तब एक कंपाउंड सेंटेंस का जन्म होता है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ मेरे भाई? ये सेंटेंस अपना हुआ कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। और देखो, सेंटेंसेस के टाइप्स को समझने के लिए कंजंक्शंस का पढ़ना जरूरी है। और पहली बात तो टेंस भी पढ़ने जरूरी है। टेंस नहीं पता तो फिर कैसे हम सेंटेंस समझ पाएंगे? तो टेंस भी पढ़ने हैं, वर्ब भी पढ़नी जरूरी है, प्रोनाउन भी पढ़ने जरूरी है। मैं सारी की सारी जो लिस्ट है वो प्लेलिस्ट में नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर की, वो भी चेक कर लेना जा करके। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके बड़ी ही काम आने वाली है। ठीक है जी, चलो भाई, ये तो हो गया। एक सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आपको। एक कंपाउंड सेंटेंस जो दो साधारण सेंटेंसेस को जोड़ करके बनता है। एक आपको लगेगा भाई बड़ा आसान चल रहा है मैटर। आसान इतना नहीं है, क्योंकि आगे बड़ी ही ये कैओस, कैओस होता है ना, कैओस क्या होता है? बड़ी ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे दिमाग का दही हो गया, वो होता है कैओस। तो आगे चल के वो होने वाला है। चलो भाई, ये लिख लोगे आप लोग तो अपन फिर आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब क्या होता है। अब तीसरे टाइप का सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन से वाला? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेन नहीं है वो, बच्चों वाला वो नहीं, कॉम्प्लेन पियो और वो लंबे हो जाओ। लंबा, हर एक सेंटेंस जो लंबा होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता। ये बात भी समझना। बच्चे पता क्या गलती करते हैं जब भी अपने 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 वाले कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछते हैं? बच्चे पता क्या गलती कर रहे हैं? बच्चे देखते हैं लंबा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स बना दो। ठीक है, बच्चे देखते हैं कि सेंटेंस अपना मतलब दो थोड़ा सा और लंबा लग रहा है, थोड़ा सा कम लंबा लग रहा है, तो कंपाउंड बना दो। ठीक है, बच्चे देखते हैं कि यार ये सेंटेंस थोड़ा सा मतलब साधारण सा लग रहा है, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। आगे खतरनाक चीजें आने वाली हैं, दिमाग का दही आगे होने वाला है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन अपने आगे समझेंगे भाई। यहाँ पेंडिंग छोड़ता हूँ, आगे समझेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज वन क्लोज ओनली। एक सिंपल सेंटेंस की केवल एक क्लोज होती है। अब क्लोज क्या होती है, इसलिए मैंने आपको यहां पर रोका है, कॉम्प्लेक्स को बाद में समझने के लिए। और वन फिनिट वर्ब, और केवल एक मेन वर्ब। फिनिट वर्ब, सॉरी फाइनाइट भी बोलते हैं, फिनिट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनाइट बोल दो। तो फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब होती है। जैसे मैंने बताया भाई, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे बोलते हो ना कि आई डांस, आई के साथ में डांस लगाया, लेकिन ही डांसेस एस लगाते हो, क्यों? क्या वो मुझसे ज्यादा डांस करता है? नहीं, वो इसकी वजह से। फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो आप समझो कि वो डिपेंड करती हैं यार, कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, एक वचन, तो एस लग जाता है। प्लूरल है तो फिर वो सिंपल रहती हैं, जैसे जैसी होती हैं वैसे रहती हैं। देसी, देसी जैसे होते हैं लोग, जैसे आई आई थिंक बोलते हो ना, आई थिंक मैं सोचता हूँ, वह सोचता है, ही थिंक्स, ऐसा बोलते हो। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ही प्लेज, ऐसा बोलते हो। ठीक है, आई बाद, ही बाज, बोलते हो ना। तो ये क्या एस लगता है, उसे फाइनाइट वो बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट आएगी तो नॉन फाइनाइट भी आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक कंसेप्ट आगे होने वाला है। पहली बात तो देखो, एक काम कर लेना, वर्ब का चैप्टर बना हुआ है। वर्ब का चैप्टर मेरे बच्चे मेरी बात मान के जरूर पढ़ना, क्योंकि हर एक वर्ब से एक अपन ने ग्रामर का रोल जोड़ करके उसे पढ़ाया हुआ है। तो बड़ा ही काम के लिए, आपके लिए बड़ी ही काम की वो चीज है। ठीक है, अब मेरे बच्चे यहां समझते हैं क्लोज। क्लोजेस क्या होती है? देखना, एक बात समझना भाई, क्लोजेस के अंदर आपको एक मिलेगी मेन क्लोज। कौन सी क्लोज? एक मिलेगी मेन क्लोज, और एक मिलती है आपको सब ऑर्डिनेट।
क्या मिलती है? सबऑर्डिनेट, या इसी को देखो अपन ऐसे लिख देते हैं, लिख देता हूं मैं आपको, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि निर्भर। डिपेंडेंट क्या होता है? निर्भर। सबऑर्डिनेट क्या होता है? सहायक। तो एक तो क्लोज यानी कि एक क्लोज, क्लोज क्या होते हैं? वाक्यांश, सॉरी अपना वाक्य का एक भाग, ठीक है। तो एक सबऑर्डिनेट यानी कि सहायक, और एक होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होती है? निर्भर। तो जो निर्भर और सहायक है, दोनों बात तो एक ही है ना भाई, किसी के ऊपर निर्भर हो रही है, यानी किसी की सहायता लेकर के बन रही है, तो सबऑर्डिनेट हुई और डिपेंडेंट हुई। एक होती है मेन, मेन होती है मुख्य, और मुख्य क्या होती है? मुख्य होती है अपने पास में, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये बस ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, बुजुर्ग आदमी से ज्यादा काम करवाया जा रहा है। मेन क्लोज मुख्य, और फिर अपने पास में एक होती है कौन सी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है भाई आजाद, है ना। उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आजाद आदमी हूं मैं। तो दिख रहा है क्या आपको? दिख जाएगा, नीचे लिखूं? दिख जाएगा यार, इतने तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। तो हुआ क्या? एक हुई अपने पास में मेन क्लोज। मेन क्लोज होती है मुख्य, मुख्य, आप मान लो मुख्य है, जो मुख्य है सबका है, और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या हुआ? आजाद है, आत्मनिर्भर है। तो जो मेन क्लोज होती है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, वो ही एक सिंपल सेंटेंस बनाती है। क्लियर है सभी को? मैं लिख देता हूं कि जो एक मेन क्लोज होती है, जो आत्मनिर्भर होती है, मेन क्लोज होती है, या फिर जो इंडिपेंडेंट होती है, आपको मैं नई पेज पर लिखता हूँ यार ये, ताकि आपको ना भाई मैं ऐसा छोड़ू नहीं, छोड़ू नहीं, आज आपको मैं पूरा समझा के भेजूं यार, घास ना काटनी है। एक होती है मेन क्लोज, हाँ ये आगे भी आपको काम आ जाएगी भाई। मेन क्लोज को ही क्या बोलते हैं अपने? मेन क्लोज को ही क्या बोल दो अपने? इनडिपेंडेंट। क्या बोल दो? मेन क्लोज को ही बोल दो अपने इंडिपेंडेंट। यानी कि एक मेन क्लोज हुई, मुख्य क्रिया हुई, उसी मुख्य क्रिया को ही आप क्या बोल दो? एक इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो। तो एक मेन जो मतलब होगी क्लोज, ठीक है, वही क्या होगी? वही इंडिपेंडेंट होगी। और क्लोजेस क्या होती हैं? क्लोजेस होती हैं वाक्य के ही पार्ट्स होते हैं, किसी में से पूरा वाक्य बन जाता है और किसी में से नहीं बन पाता। जिससे पूरा वाक्य बन जाता है उसे अपने मेन क्लोज बोल देते हैं। और जिसे, एक सेकंड रुको यार, हिंदी का टीचर नहीं हूं मैं, हिंदी देख लेता हूँ इसकी यार, कि क्या बोलेंगे। हाँ ये तो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो गया। आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, बट आप लोगों को समझाने के लिए अब क्या है कि मुझे करना पड़ेगा यार, हिंदी तो फिर नहीं मैं आपको बताऊंगा तो फिर मेरे लिए दुख की बात हो जाएगी। रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। वही हो गया, वाक्यांश बोल दो, जो मैं वाक्य वाक्य का अंश बोल रहा हूँ। वाक्य खंड बोल दो, खंड यानी कि हिस्सा, है ना। तो एक मेन क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि मेन मुख्य और इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर, दोनों की बात एक ही है। ये मिलकर के एक वाक्य बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये दोनों ही मिलकर के एक सेंटेंस बनाती हैं। सिंपल सेंटेंस इसी की देन है। सिंपल सेंटेंस क्या है? इसी की देन है, ठीक है। मैं जैसे यहां पर आपको लिख देता हूं, एक एक एग्जांपल लिख देता हूं। ही हेल्प्स एवरीवन, वह हर किसी की सहायता करता है। यानी यहां जो ही हेल्प्स एवरीवन लिखा हुआ है ना मेरे बंधु, ये एक मेन क्लोज है। ये खुद के अंदर पूरा मीनिंग बना रही है। इसको किसी की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है वाक्य का मीनिंग पूरा करने के लिए। तो ये मेन क्लोज हुई, और मेन क्लोज से क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि पूरा भाव निकल रहा है, ही हेल्प्स एवरीवन, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूं, यहां मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यार, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्यूटी कर लेते हैं, ब्लैक ब्यूटी।
whenever whenever anyone या someone कर देना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, asks for help। अब देखा क्या लिखा गया, whenever anyone asks for help, जब भी कोई सहायता मांगता है। तो आपके दिमाग में बात नहीं आई कि सर जब भी कोई सहायता मांगता है तो क्या, है ना? यानी ये वाला जो लाइन है, ये खुद का पूरा मीनिंग नहीं बनाती है। जब खुद का पूरा मीनिंग नहीं बनाती है, वो हमारे पास में कौन सी होती है? वो हमारे पास में होती है सबऑर्डिनेट, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो डिपेंडेंट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज हुई और डिपेंडेंट क्लोज हुई, जो खुद का पूरा मीनिंग नहीं बना रही है। whenever anyone asks for help, जब भी कोई सहायता मांगता है, क्या लिखा हुआ है? जब भी कोई सहायता मांगता है, तो सबऑर्डिनेट है और डिपेंडेंट है, क्योंकि आप पढ़ोगे भी, आप बोलोगे भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा सर पूरा मीनिंग तो नहीं बन रहा है। whenever someone asks for help, ठीक है। या मैं लिखता हूं इस प्रकार से, बिकॉज बिकॉज ही वॉज टायर्ड। ऐसा मैंने बोल दिया कि क्योंकि वह थका हुआ था, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो जब आप देख रहे हो क्योंकि वह थका हुआ था, तो आप फिर मुझसे पूछोगे सर वो थका हुआ था तो क्या हुआ? दिमाग में बात आएगी ना कि सर वह थका हुआ था तो क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज टायर्ड तो हुआ क्या? तो जब भाव नहीं निकल रहा है पूरा, इसका मतलब है ये सबऑर्डिनेट है और डिपेंडेंट है। जब बात अपना पूरा भावार्थ निकालती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने आप ही हाथी की मस्त चाल चल रही है और मीनिंग निकाल रही है, तो वो मेन क्लोज है और इंडिपेंडेंट है। अब ये खुद का भाव नहीं निकालती तो इससे सेंटेंस नहीं बनता है, और वो खुद का भाव निकालती है तो सिंपल सेंटेंस की देन यही क्लोज है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये आगे आपके बहुत काम आएंगी, इसलिए मैंने कहा चलो आपका भला होना चाहिए। मेरा तो क्या है, आप लोग करते नहीं हो, अब क्या करें, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे बोर्ड लेना है, बोर्ड के पैसे नहीं है, जेब खाली है। इधर स्टूडियो वालों के पैसे देने हैं, जेब खाली है। गरीब आदमी को आप लोग दबा के रखा हुआ है, और ऐप लॉन्च करना है, पैसे नहीं है, क्या कर सकता है आदमी, आप समझो। पर आप लोगों ने यहाँ तक भी, जो भी बच्चे जुड़े, आ, जिन्होंने पहला सेशन देखा होगा आज से साल पहले, उन्हें तो ये लगता होगा इस आदमी को पढ़ाना भी नहीं आता है, क्योंकि वो सिचुएशन लाइफ की ऐसी थी। मैंने बोला कि जब कहानी सुनोगे ना, इसी सेशन में बोला था कि पिछले में बोला था कि जब कहानी सुनोगे ना तो रो दोगे कि सर आप खड़े कैसे हो उस मंच के ऊपर आज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइफ है, अब क्या पुरानी बातों में जाना। आ जाओ। रिया सिंग्स, रिया गाती है। अब देखो रिया गाती है, मीनिंग निकल रहा है ना, हालांकि सब्जेक्ट और क्या है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मीनिंग पूरा निकल रहा है। रिया सिंग्स, रिया गाती है। ठीक है, अब यहां देखो, रिया लव्स टू सिंग, रिया लव्स टू सिंग। रिया को क्या पसंद है? गाना गाना। रिया सब्जेक्ट हुआ आपका, लव्स, लव्स क्या हुई? फाइनाइट वर्ब हुई, क्योंकि चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कौन सी है? टू सिंग, ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव बोल दो। ठीक है, आप ये बोल दो कि ये जो है अपना नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी ये, अब देखोगे ना, जैसे लिखा हुआ है मैंने कि रिया लव्स टू सिंग, रिया को गाना गाना पसंद है। क्या रिया लव्स टू सिंग्स कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है। जब भी मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि फाइनाइट वर्ब आ चुकी है, तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। लेकिन नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, या आप इसको इन्फिनेटिव बोलते हो, जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, इसलिए वो नॉन फाइनाइट होती है, क्योंकि चेंज नहीं हो रही ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिया लव्स टू सिंग्स नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो रिया लव्स टू सिंग, रिया को गाना गाना पसंद है। तो अब देखो ये भी एक सिंपल वाक्य है, आप ये मत समझना कि एक सिंग साथ में लिखा आ रहा है
तो ये एक वर्ब हो गई, लव्स लिखा आ रहा है तो लव्स दूसरी वर्ब हो गई। ऐसे नहीं करना है। जब तक कि दो अलग सिंपल सेंटेंस नहीं है तब तक के लिए जितनी भी बात आ जाए वो सिंपल सेंटेंस में रहेगी। तो रिया लव्स टू सिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। टू विन द मैच वॉज डिफिकल्ट, मैच को जीतना मुश्किल था। अब यहां लिखा हुआ है टू विन, आप समझना ये जो टू विन है ना, ये एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में कार्य कर रहा है? नाउन के रूप में ये कार्य कर रहा है। जब मैंने बोला टू विन द मैच वॉज डिफिकल्ट, आप अगर इसके ऊपर हाथ रखो तो आप बोलोगे द मैच वॉज डिफिकल्ट, मैच मुश्किल था, है ना। लेकिन अब जैसे लिखा आपने टू विन द मैच, मैच को जीतना मुश्किल था, तो ये जो विन है ना, यहाँ पे ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और एक नाउन का कार्य कर रहा है। या फिर मैं अगर ऐसे लिखता हूं, चलो इसको छोड़ो आप, अब इसको यहां से यूं देखना आप, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। टू विन द मैच वॉज डिफिकल्ट, अब मैंने इतने वाले पार्ट को हाथ से कवर कर लिया और लिख दिया वॉज डिफिकल्ट। आपके दिमाग में बात आएगी सर क्या डिफिकल्ट था, वॉज डिफिकल्ट, व्हाट वॉज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट था। सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है सर, तो ये लो सेंटेंस का सब्जेक्ट, टू विन द मैच। तो ये क्या हुआ, ये जो टू विन है हमारे पास में, ये नाउन के रूप में कार्य कर रही है। और आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन ही एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं। तो टू विन द मैच वॉज डिफिकल्ट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस से, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एक तो काम और करना, क्लोजेस और फ्रेजेस का सेशन यूट्यूब पे ही अपलोडेड है अभी तक, जाके चेक कर लेना। उससे आपको इस चीज़ की बड़ी गहन जानकारी मिलेगी। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे अभी लर्निंग का लेवल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलो एक बात और समझना, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस प्रकार से मैंने लिखा, डांसिंग इज फन। अब देख रहे हो ये डांसिंग लिखा हुआ है। अब आप बोलो कि सर ये तो वर्ब में आईएनजी है, नहीं। डांसिंग खुद में एक क्या है, एक एक्टिविटी है, कर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, जब कुछ ऐसे वर्ब्स जिनमें आईएनजी लग करके क्या बनता है, जैरिन बनता है। और जैरिन क्या होता है, जैरिन नाउन का कार्य करता है, ठीक है। तो आप ये समझो, मैंने लिखा यहां पर इज फन, इज है, फन मतलब मौज, क्या मौज है, तो आप इसका सब्जेक्ट क्या है, डांस करना। तो डांसिंग इज फन, तो आप कई बार वर्ब के अंदर आईएनजी लगा करके भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो, वर्ब में आईएनजी लगा करके भी, तो वो भी नाउन होती है। डांसिंग इज फन, मैं लिखता हूं स्विमिंग, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। क्या लिखा मैंने, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। तो आप कहोगे सर ये तो ठीक है भाई, स्विमिंग आ रहा है, इसके अंदर आईएनजी लग गया, ये अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वर्ब में आईएनजी लगा, स्विमिंग, है ना। इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, एक हेल्दी एक्सरसाइज है, तो ये जैरन के रूप में काम कर रहा है और जैरन भी नाउन का ही पार्ट होता है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया। इज हमारे पास में सेंटेंस के अंदर वर्ब हुई, तो वर्ब भी हमें एक मिल गई, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस बना ना भाई, एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आई और एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट आया, ये भी अपने पास में सिंपल सेंटेंस बना। आप समझ रहे हो कितनी ही आगे, तो ये तो शुरुआत है। आराम से धैर्य लगा करके, अगर चौकी लगा करके भी बैठ गए ना आज की क्लास में 1.5 घंटे के लिए, इंग्लिश का सारा भूत उतारने वाला हूँ धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा लेकिन साथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोर्ड लेकर के आना है आपको, इसके ऊपर कोई जा करके मिलियन व्यू आए, पता नहीं कब आएंगे, कब होगा। दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, मेहनत कर करके किताबें फिर से पढ़नी पड़ रही हैं सारी, आपके लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़ती, कि ऐसी दूँ मैटर आपको कि आपको सर ना मज़ा आ रहा है यार, सर पढ़ाते तो सभी हैं,
हम आनंद कर रहे हैं, मतलब आनंद करके चीज़ों को फ़ोकस करके समझो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं से कहीं ले जाएँगी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? चलो मेरे भाई, तो स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज़, आपने समझ लिया भाई। डांसिंग भी सर ठीक है, डांसिंग इज़ अ फन, या डांसिंग इज़ फन, सॉरी फन नहीं आएगा। डांसिंग इज़ फन, तो डांसिंग आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। स्विमिंग इज़ अ हेल्थी एक्सरसाइज़, तो स्विमिंग आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। फिर मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो रीडिंग, रीडिंग क्या करती है? इम्प्रूव करती है। क्या इम्प्रूव करती है? रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबुलरी, वोकेबुलरी। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबुलरी, रीडिंग जो है वोकेबुलरी को इम्प्रूव करती है। रीडिंग, अब यहाँ पर क्या है, रीडिंग एक एक्टिविटी के रूप में है, एक नाउन के रूप में है, सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रही है। आपको भी पता है सर, भावार्थ पूरा बन रहा है सर। रीडिंग, पढ़ना जो है हमारी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करता है। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबुलरी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? भाई रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबुलरी, ये भी हमारे लिए एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये हमारे पास में फाइनाइट वर्ब है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस बना। अब एक काम कर दो, एक मैं लिख देता हूं यहां पर साइकिलिंग। अब आप इससे एक सब सेंटेंस मुझे बना करके दिखाओ, तब जाके बुजुर्ग आदमी की आत्मा को थोड़ी संतुष्टि मिले कि जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के बहुत ही ज्यादा काम आ रही है, ठीक है? तो ये जो तीनों टाइप बने ना, ये जितने भी टाइप बने, ये जितने भी टाइप बनते जाएंगे, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में आएंगे। लेकिन दुविधा भी है मेरे भाई। दुविधा क्या है? लोगों के मन में रोंग अजम्पशंस होते हैं, मन में गलत धारणाएं होती हैं कि ये जो चीज है, ये सेंटेंस का अपना कौन सा सेंटेंस बन रहा है। जैसे मान लो आपको अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ाऊं, रोग रोंग अजम्पशंस क्या हुआ? गलत धारणाएं। मन में कई बार गलत धारणाएं आ जाती है भाई, लोग डाल देते हैं ना। इवन दो आप बहुत सही होते हो, सच्चे होते हो, लेकिन क्या होता है, लोग ऐसे हो गए हैं कि सामने वाले के कान में ऐसी बातें डाल देते हैं। आजकल के दोस्त भी ऐसे हो गए हैं कि सामने वाले के कान में ऐसी बातें डाल देते हैं, क्योंकि उनसे ना उसकी खुशी देखी नहीं जाती है। इतनी जेलसी दोस्तों के मन में होती है, वो देखते हैं ना यार, इसकी तो लाइफ में खुशी आ रही है, खुश हो रही है, उसके प्रति भी चश्मा चढ़ा करके नेगेटिव बातें बताते हैं, और इतना उसको भर देते हैं अंदर तक कि वो इंसान अपने सबसे खास इंसान को भी खो सकता है, ठीक है? तो रोंग मैं भी कहाँ पहुंच जाता हूँ जीवन की फिलोसफिकल बातें करने। रोंग अजम्पशंस क्या हो गया? गलत धारणा है, गलत जो बातें चल रही हुई हैं वो प्रकार की, भाई किस अपने सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो ये वाला, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया, एंड बोट वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स लेकर के आया। अब देखो ये भी समझना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बोला था कि अगर एक सब्जेक्ट मिल जाए, एक फाइनाइट वर्ब मिल जाए, या एक वर्ब मिल जाए, और एक अपने पास में ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ये एक सेंटेंस सिंपल बना देते हैं। अब यहां से एक बात और समझना, जब तक कि दो अलग अलग सेंटेंस नहीं होंगे, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं होंगे, या फिर दोनों, आप ऐसे मान लो भाई, दोनों में ये वाली स्ट्रक्चर नहीं हो, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब तक आप लोग इसको सिंपल सेंटेंस ही मानोगे। जैसे ही दोनों तरफ ये वाली स्ट्रक्चर है, फिर ये कंपाउंड सेंटेंस में जाता है। उससे पहले नो एंट्री है इसकी, उससे पहले कंपाउंड सेंटेंस में इसकी नो एंट्री है। देखो कैसे, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार चला गया, एंड बोट वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स लेकर के आ गया। अब यहाँ आपको लग रहा होगा सर आपने बताया था, पीछे चलते हैं, अगर अब आज से कम से कम 200 साल पहले अपन एक बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, वो ये करी थी, कौन सी करी थी, कि जब फैन बॉयज कंजंक्शन का यूज होता है,
तब एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कार्य शुरू होता है। लेकिन मैंने बताया था कि उस निर्माण कार्य के अंदर आपको दो सिंपल सेंटेंस भी चाहिए होते हैं। अगर दो सिंपल सेंटेंसेस नहीं है उसके अंदर, तब तक आप कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक वो सिंपल ही रहेगा। यानी ये वाले दो ढांचे नहीं है ना, पूरे पूरे ये वाले ऐसे पूरे दो ढांचे नहीं है ना, तब तक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब देखो कैसे, कहाँ थे अपने, यहाँ आ जाओ। अब जब यहाँ चले, ही वेंट टू द मार्केट, आपने बड़े अच्छे से पढ़ा कि हाँ सर ये आ गया अपने पास में, एक सब्जेक्ट आ गया, एक अपने पास में वर्ब आ गई, और एक अपने पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यानी ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर आप इधर चलते हो, आपको लगता है ये भी एक हो गया, थोड़ा बड़ा है तो ये कंपाउंड हो गया। नहीं, क्या एंड के बाद वाले पार्ट में दो सिंपल सेंटेंस जोड़ने का कार्य हो रहा है? तो देखो, दो सिंपल सेंटेंस तो नहीं जुड़ रहे, क्योंकि अगर सिंपल सेंटेंस होते तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और चाहिए होता। ये स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और चाहिए होता। लेकिन यहाँ तो एक सब्जेक्ट और है ही नहीं। जब तक ये वाले दो स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे एंड से जोड़ रहे हो, बट से जोड़ रहे हो, नो मैटर किसी से भी जोड़ रहे हो, तब तक आप लोग कंपाउंड सेंटेंस पर नहीं जाना है। तब तक सेंटेंस का टाइप क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। तो ही वेंट टू द मार्केट एंड बोट वेजिटेबल्स, ही वेंट टू द मार्केट एंड बोट वेजिटेबल्स, वह बाजार गया और सब्जियां लेकर आया। ये दो वर्ब को जोड़ रहा है, एक वर्ब ये है और एक आपकी वर्ब ये है। यानी ये है अपना कौन सा सेंटेंस नहीं है, ना तो कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है, ये अपना अभी तक भी सिंपल सेंटेंस ही है। तो ये गलत धारणा है कि जहां पर एंड लग जाए, बट लग जाए, फैन बॉयज लग जाए। हाँ, जब ये फैन बॉयज लगेगा, लेकिन फैन बॉयज लगाने के लिए हमें फिर ये अब समझना पड़ेगा ना भाई, आपने फैन बॉयज लगा दिया, लेकिन क्या फैन बॉयज अपने दो सिंपल सेंटेंसेस को साथ में जोड़ रहा है? अगर नहीं जोड़ रहा है तो भाई दिमाग से निकाल दो कि वो कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। समझ रहे हो ना? इतने तो समझदार हो आप मेरे बच्चे, मुझे पता है। ठीक है, आगे देखो अब। तो अब ये आप बता देना, ही केम, सा एंड कंकर्ड, कॉन्कर्ड, ये कौन सा सेंटेंस टाइप है, ये आप कमेंट करना। वह आया, उसने देखा, और वह विजयी बना, ये कौन से सेंटेंस का टाइप हुआ? अब ये देखो, बड़ा लंबा सेंटेंस है, ऐसे लगेगा कि सर ये तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ही है। भाई पक्की सी बात है, कोई पक्की बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो इसको। टू विन द नेशनल चैंपियनशिप इन चेस, ये एक ही बात है और ये है सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका, क्योंकि वर्ब कहां पर है, वर्ब है यहां पर, रिक्वायर्स। तो ये आपका एक हुआ, टू विन द नेशनल चैंपियनशिप इन चेस, चेस में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतना, प्रतिस्पर्धा जीतना। रिक्वायर्स, चाहिए, क्या चाहिए? ग्रेट कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन, बहुत तकड़ा डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। बहुत तकड़ा अनुशासन चाहिए, और बहुत तकड़ा अपने को क्या चाहिए होगा साथ में, कंसंट्रेशन चाहिए होगा, बहुत ज्यादा अपने को दिमाग वहां पर लगाना पड़ेगा, वो लगाना, ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान। ठीक है, जो अपन लगाते ही नहीं है थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात हो जाती है। एआई ने खराब कर दिया बहुत ज्यादा, तो यार एआई ने दिमाग खराब कर दिया अपना आधे से ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के जीतोगे ना भाई। तो नेशनल चैंपियनशिप कब जीतोगे, जब ये सारे काम कर लोगे। तो अब देखो, बड़ा लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, और दिमाग में बात आएगी भाई इतना लंबा सेंटेंस है, सिंपल तो नहीं है। लेकिन ध्यान अगर जिस बच्चे ने आज की क्लास पढ़ी है, उसको पता लग जाएगा कि हाँ सर ये सिंपल सेंटेंस ही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ अपना, ये वाला पार्ट अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हुई, वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। ठीक है, क्लैरिटी मिली हुई होगी भाई आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आ जाओ, अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। आवाज आ रही है भाई? हाँ, आवाज तो आ रही है। अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस joined by coordinating conjunctions, एक ऐसा वाक्य
जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर क्लोजेस वाक्यांश, अब बताए थे ना आत्मनिर्भर और कौन से डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, मेन होते हैं जो खुद का पूरा मीनिंग निकालते हैं। तो ऐसी दो क्लोजेस जुड़ती हैं जो खुद का पूरा मीनिंग निकालती हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन सी कंजंक्शन से जोड़ना है अपन को इनको, इनको अपने को फॉर से जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, नोर से जोड़ना है, बट और येट सो। यानी ये मान लो ये मित्र हैं, मित्र तो नहीं यार, मित्र का तो फिर बात करेंगे तो मित्र की बात नहीं करते, ये अपन ऐसा मान लेते हैं भाई ये फैन बॉयज, जब जो फोर एंड नोर बट येट सो आपने जोड़नी है, ये जोड़ते समय अपन को ध्यान रखना है कि दोनों तरफ के जो सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस इन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, जो दोनों तरफ के जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर अपने पास में होना चाहिए, है ना। देखो कैसे, अब एग्जांपल देखते हैं, फर्क पता लगेगा सिंपल और इसमें क्या फर्क है कंपाउंड में। कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा दो साधारण वाक्य को जोड़ करके बनता है, ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा मैथ वाले कंपाउंड में नहीं जाना है, बस दो साधारण वाक्यों को ये जोड़ता है, ठीक है। चलो भाई, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही सब्जेक्ट हुआ, वर्कड क्या हुई, हमारी वर्ब हुई, और ये क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, है ना। अब आगे क्या हो रहा है, आगे भी देखो, बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गया, वह असफल हुआ खुद का मीनिंग बना रहा है ना, एक फाइनाइट वर्ब भी आ रही है, ये तो खैर इसको तो आप मेन वर्ब भी बोल दो क्योंकि यहाँ इसका रोल खत्म हो गया फाइनाइट वाला, तो मेन वर्ब बोल दो आप। तो एक यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है ना, एक सब्जेक्ट आ रहा है, एक मेन वर्ब आ रही है। ही वर्कड हार्ड, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसका मीनिंग भी पूरा बन रहा है। उसने मेहनत करी, ये एक अलग सेंटेंस है और खुद का मीनिंग निकालता है, इसलिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, ये भी खुद का मीनिंग निकालता है। तो यानी ऐसे दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं जो खुद का पूरा पूरा मीनिंग निकालते हैं, और जुड़ किससे रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। बट आ रहा है ना यहाँ पे, तो अब ये जो सेंटेंस बना कि उसने मेहनत करी, अच्छी बात है, कोई इनकम्प्लीट सेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस तो है ही नहीं कि भाई ये मान लो आपने मेहनत करी, यू वर्कड हार्ड, है ना, एंड यू पास्ड, पास्ड मतलब समझो, पास का मतलब हुआ कि तुम पास हो गए एग्जाम के अंदर। अब इसमें पास अवे लगा देते तो बात अलग हो जाती, ठीक है, तो वो तो फ्रेजल वर्ब बन जाती। खैर फ्रेजल वर्ब की बात नहीं करेंगे, दो चैप्टर बने हुए जाके चेक कर लेना, बड़े प्यारे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ मुद्दा फंस गया कि ये जो सेंटेंस बना ये कौन सा बना, फिर आपको पता लग गया कि ये वाला जो सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखो, स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ो, हालांकि ये इंपेरेटिव है, आप देख रहे हो इसमें सिर्फ वर्ब आ रही है, स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ाई करो, एंड यू विल इम्प्रूव, और आप क्या है धीरे धीरे सुधार आपके अंदर आ जाएगा। आप समझ रहे हो बात को भाई, जब अपन बोल रहे हैं स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ो, तो किससे बोल रहे हैं, तुमको ही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यू अंडरस्टूड है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है, वो आपको ही कोई क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है। यू स्टडी रेगुलरली एंड यू विल इम्प्रूव, आप रोज पढ़ो, यू स्टडी रेगुलरली, आप रोज पढ़ो, ये खुद का मीनिंग बनाता है। यू विल इम्प्रूव, ये खुद का पूरा मीनिंग अलग बनाता है, आप में सुधार आ जाएगा। और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, तो खुद का पूरा पूरा मीनिंग बना रहा है ना। और फिर एंड से जुड़ रहा है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है कि तुम रोज पढ़ो और तुम्हारे अंदर सुधार आ जाएगा। तो ये जो अब ये जो बात हुई ना, ये आपका बना कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है।
तो कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे है? फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये सारे वर्ड्स को मिला करके ही एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा मेरे बंधु, मेरे भाई और मेरे बच्चे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दोनों तरफ की बातें जो हैं उनके भावार्थ निकलने चाहिए। क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट क्लोजेज होनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो खुद में ही क्या होती हैं? आत्मनिर्भर होती हैं, खुद का मीनिंग निकालती हैं। ऐसी दो क्लोजेस मैंने बताया था ना यहाँ, अगर आपने नोट किया हो, आज से करीब करीब हड़प्पा जब इतिहास की बात चल रही थी तब कहीं समझाया था मैंने आपको, ये रहा देखो, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो मेन क्लोज में जरूरी नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट ही मिले, बट मेन क्लोज का मतलब होता है कि वो खुद का भावार्थ निकालती है, खुद का मीनिंग फॉर्म करती है। तो जब दो ऐसी क्लोजेस बनेंगी जो खुद का मीनिंग निकालती है मेरे भाई, दो ऐसी क्लोजेस होंगी जो खुद का पूरा पूरा मीनिंग निकालती हैं, तो मेरे बंधु आपको क्लैरिटी वहीं मिल जाएगी कि जब दो ऐसी क्लोजेस जो खुद का पूरा पूरा मीनिंग निकाल रही हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करवा दिया। किससे? आपने जोड़ा क्या? आपने जोड़ी फैन बॉयज, फॉर जोड़ा आपने, एंड जोड़ा, नोर जोड़ा, बट जोड़ा, और जोड़ा, येट जोड़ा और सो जोड़ा। ठीक है, तो ये बात अपने यहाँ पर बनी। क्लैरिटी है भाई सभी को? क्लैरिटी आ जाएगी भाई, ठीक है, क्लैरिटी सभी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो। अच्छा, ये तो बहुत पीछे चले गए थे अपन, यहां आओ। अब परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये रहता है कि आप, नहीं इस वाले पार्ट को तो आप अपन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलो भाई, अब आ गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस जटिल हो, जटिल, समझ रहे हो बात को? अब जटिल सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ लिया, आपको कंपाउंड का भी आइडिया, मोटी मोटी तो आपको कंपाउंड का आइडिया हो ही गया भाई। फैन बॉयज कंजंक्शन होती है, फोर लगेगा, एंड लगेगा, और लगेगा, येट लगेगा, सो लगेगा, बट लगेगा, ये सबको मिला करके फिर अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ के मीनिंग अगर निकल रहे हैं उनको जोड़ना है इनसे, तब जाकर के अपना अर्थ निकलता है। वो होते हैं कौन से? कंपाउंड। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा भाई सिंपल को कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ। उसके लिए पहले यही बातें जाननी बहुत जरूरी थी आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये जब आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे ना, तब मजा आएगा, समझे। लास्ट में मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन लिख करके जाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और आपको कमेंट करके उसका आंसर भी देना होगा कि हाँ सर इसका तो आंसर ये बनता है, फलाने का आंसर ये है, डिमकाने का आंसर ये है। समझते हो फलाना डिमकाना क्या होता है? ठीक है, अब देखते हैं अपने, थोड़ा पानी पी लें यार, ठीक है। अब आ जाओ भाई अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जटिल सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो जटिल होता है, जो थोड़ा सा, जिसकी प्रक्रिया, जैसे बनावट जो होती है ना, इसकी बनावट भी थोड़ी सी जटिल होती है। जटिल समझते हो? जैसे कई बोलते हैं ना जड़ बुद्धि, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग गांव से निकले, मेरी बात करता हूँ, तो हमें ये सॉरी बोलना, ये मतलब किसी को मनाना, रिझाना, ये काम हमसे कम होते हैं, ठीक है। तो हम जटिल बुद्धि में आते हैं, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पढ़ते हैं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको क्लोजेस समझा दी थी पहले ही। क्या रहता है? एक तो रहती है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक आत्मनिर्भर क्लोज होती है, वाक्यांश होता है, एक आत्मनिर्भर वाक्यांश होता है। और एक क्या होगा मेरे भाई? एक होगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज। तो एक डिपेंडेंट और निर्भर वाक्यांश होगा, ये दोनों मिलके, हिंदी ठीक है क्या? वाक्यांश, बाकी संभाल लेना भाई अपने आप लोग, ठीक है। तो एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और एक डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग याद करवाई, वैसे ये याद होनी चाहिए। बेटर तो ये रहेगा कि आप इससे पहले कंजंक्शंस का चैप्टर ही पढ़ लें। अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हालाँकि उसमें मैं थोड़ा-सा बीच में मेरे साथ जादू वाला हो गया था, मैं जादू है ना दिमाग, बताया ना मैंने कि बड़ा मेहनत लगी यार वापसी करने में जीवन में, बहुत कठिनाई है बहुत। इंसान का जीवन हमें लगता है कि यार है ना ये और वो और ऐसे और वैसे, पर वाक़ई में ना कुछ नहीं है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चिंता, चिंतन ये सब छोड़ दो। चिंतन करो, चिंता मत करो, ठीक है? चिंता करो नको, चिंतन करो हको, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। अब कौन-कौन सी रिमेंबर करनी है? बिकॉज़, ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, सिंस, दैट, हु, व्हिच, whom, अगर ये सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं, आपको बिकॉज़ ये वर्ड्स हैं सारे के सारे, है तो कंजंक्शंस ही। कंजंक्शंस क्या होती है मैंने बताया भई, जैसे आप समझते हो कि अपने जो गाँव खेड़े वगैरह होते हैं, उसमें क्या है जैसे रेलवे जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए जंक्शंस बने होते हैं। वैसे आप समझ लो भाई 2 सेंटेंसेस को, 2 बातों को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, वो कंजंक्शंस होते हैं। काम जोड़ने का ये दोनों का, ठीक है? अब बिकॉज़ आ गया, ऑल्दो आ गया, व्हेन आ गया, व्हाइल आ गया, इफ, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज़ आप मुझसे पीडीएफ भी माँग सकते हैं, मैं दे दूँगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? कोई चिंता वाली बात नहीं है। पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगा, बड़ा ही काम डाउन, बेबी काम डाउन सॉन्ग ऐसा कुछ, काम डाउन, ठीक है? क्लियर है भाई, सभी को हो गया होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी भाई, ये वाला जो पार्ट है, वो मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। अब आ जाओ। अब देखो लगता क्या है उसको छोड़ो, सिर्फ क्या पकड़ना पड़ेगा, इस बात को पकड़ो। आई लेफ्ट, मैं निकल गया, आई लेफ्ट। मैं चला गया, मैं निकल गया, आई लेफ्ट, ये खुद का पूरा मीनिंग बनाता है, ठीक है? यानी कि ये कौन सी क्लोज हुई, फिर लिख करके बताना भाई ये कौन सी क्लोज हुई, ये मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये कौन सी क्लोज हुई ये आपको खुद को बताना पड़ेगा। फिर देखो, अगर यहाँ देखें, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कोई बढ़िया सा रंगीला पेन निकालते हैं आज। फिर ये वाली देखो पार्ट, ये वाला, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, ठीक है? तो आया आई लेफ्ट लिखा हुआ, फिर लिखा रहा है बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई लेफ्ट, मैं निकल गया, मैं चला गया। ये तो पूरा मीनिंग बना रहा है, आपको समझ आ रही होगी। लेकिन जब आपने बोला बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो आपके मन में एक सवाल लाजमी आएगा, भाई तो थका हुआ था तो क्या है? आपसे कोई बोले बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो आप बोलोगे कि भाई तो टायर्ड था तो क्या हुआ, क्या हुआ बता, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, ऐसे पूछोगे ना? ठीक है? तो जब ये बिकॉज आई वॉज टायर्ड की इस वाले पार्ट की अपन बात कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये है डिपेंडेंट पार्ट। कौन सा? डिपेंडेंट क्लोज बोल दो, डिपेंडेंट पार्ट बोल दो, सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दो, सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दो, या फिर अपन ऐसा बोल दो कि ये अपने पास में सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दो, या फिर बोल दो ये डिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर करती है, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा ना, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो ये डिपेंडेंट भी होगी, किसी पर निर्भर हुई, तो डिपेंडेंट क्लोज भी हुई और सबऑर्डिनेट क्लोज भी हुई। अब देखो, फिर थोड़ा सा पीछे चलो तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी। वर्ड कौन सा आ रहा है? बिकॉज आ रहा है, तो बिकॉज के साथ वाला जो पार्ट है, एक पार्ट मिल गया अपने को, वन डिपेंडेंट आ गया, एक डिपेंडेंट क्लोज आ गई, एक इंडिपेंडेंट बिकॉज से पहले आ रही है, आई लेफ्ट मैं चला गया, खुद का मीनिंग निकालती है, आई लेफ्ट मैं चला गया, आई प्लेड मैंने खेला, आई डांस्ड मैं नाचा, है ना? तो ये खुद का मीनिंग निकालती हैं। तो जब ये वाली बातचीत अपन कर रहे हैं, आई लेफ्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो ये, अब देखो ये एक सब्जेक्ट आया मेरे प्यारे बच्चे, और ये एक आई अपने पास में वर्ब, और खुद का पूरा भावार्थ इसने निकाल दिया, ठीक है? तो आई लेफ्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो कौन सा सेंटेंस हुआ?
अब आपको पता है, अब पता चल गया भाई ये जो सेंटेंस टाइप है, ये वाला कौन-सा है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जटिल सेंटेंस। क्लैरिटी है भाई सभी को, है ना? देखो मैं जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग जॉइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो आप मुझे कमेंट कर दें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर, या फिर आपको चैनल के पेज पर कहीं पर यू विल गेट टेलीग्राम लिंक, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट वन टू वन कम्युनिकेशन क्लासेस। तो जो भी बच्चा, देखो जो भी बच्चा है, जितने भी बच्चे हैं, जो भी सीखना चाहता है, जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम स्टार्टिंग माई ओन कम्युनिकेशन क्लासेस वेरी वेरी सुन। क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, ऐप पर रहेंगी, फी ज़्यादा नहीं है। आप क्वेरी करने के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, आपको एक एमएनसी के अंदर नौकरी कैसे मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन लेवल अगर अच्छा है तो आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं स्किल्स डेवलप करके। ये वन टू वन सेशंस भी रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे डीएम करें, मैं आपको वन टू वन सेशंस अरेंज करने में हेल्प करूंगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आपको प्लेसमेंट कैसे करवानी है ये मैं बताऊंगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ट्वेल्थ पास हैं, तब भी आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं, पर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो डीएम कर दें मुझे, ठीक है? चलो अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा आ रहा है? लिखा रहा है व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग। अब ये जो वाला पार्ट है आप समझ रहे हो, ये व्हेन से शुरू हो रहा है, और द बेल यानी घंटी, रैंग मतलब बजी। आपको पता लगा भाई जब घंटी बजी तो क्या, है ना? इस वाले जब पार्ट को पढ़ते हैं तब आपके मन में यही तो बात आती है कि व्हेन द बेल रैंग तब क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? ये मन में बात खड़ी करते हैं ना। तो ये कौन सी क्लोज है ये आप लिख करके बताना, मैं नहीं बताने वाला इस बार। आगे क्या है? द स्टूडेंट्स रैन आउट, बच्चे बाहर की ओर भाग गए। तो द स्टूडेंट सब्जेक्ट आ गया, तो एक सब्जेक्ट मिल रहा है, एक वर्ब मिल रही है, और खुद का पूरा मीनिंग ये बना रहे हैं, खुद का पूरा भावार्थ ये बना रहे हैं। जब पूरा मीनिंग बन रहा है, जब पूरा भावार्थ बन रहा है, तो हमारे लिए समझने वाली बात मेरे बंधु क्या है कि जब पूरा मीनिंग किसी बात का बनता है, जब पूरा भावार्थ किसी बात का बनता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन सी क्लोज है, और वो वाला जो पार्ट है वो कौन सी क्लोज है। ये आप कमेंट करके मुझे बताना। अगर बाकी तो वैसे बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला चुपके से बताता हूँ, किसी को बताना मत। ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन सा है? ये है मेरे भाई, किसी पर निर्भर है ये है डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट क्लोज हो गई, और एक कौन सी हुई? एक सबऑर्डिनेट हुई, सॉरी, एक मेन हुई या इंडिपेंडेंट हुई। तो जब एक मेन मिलती है और एक अपने पास में सबऑर्डिनेट मिल गई, दोनों मिलकर क्या बना दिया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल दो, या फिर मेन और सबऑर्डिनेट मिल दो बोल दो। जब ये दोनों मिलेंगी तो कौन सा सेंटेंस टाइप बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वर्ड्स आपको मैंने बता ही दिए कौन से वर्ड्स हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हेन। आप पीछे चेक कर लो भाई, व्हेन कहीं लिखा हुआ था क्या? पीछे कहीं लिखा हुआ था व्हेन, तो देख रहे हो यहाँ पर व्हेन भी अपने पास में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे तो भाई बहुत गंभीर मुद्दा आने वाला है, तैयार रहना भाई, ये तो मैंने समझा रहा हूँ। इसके बाद में खतरनाक मुद्दा अपने पास में आने वाला है, बहुत गंभीर मुद्दा आने वाला है। ऐसा मुद्दा जिसे छोड़ दिया बीच में तो काम सारा एग्जाम का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द बॉय हु, द बॉय वह लड़का, हु वोन द रेस जिसने रेस जीती, इज माई कजन मेरा कजन है। अब इसको ऐसे पढ़ो कि ये ऐसे लिखा हुआ है एक प्रकार से, द बॉय इज माई कजिन। तो आपको पता चला कि वह लड़का मेरा कजिन है, ये तो पूरी बात भावार्थ निकल रही है ना? और बीच में क्या है? हु वॉन द रेस, जिसने रेस को जीता। तो बात इतनी सी है मेरे बंधु कि हु वॉन द रेस क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो किसकी बात कर रही है?
इस लड़के की बात कर रही है, क्योंकि अगर इसको पढ़ोगे द बॉय इज माई कजन, ये तो पूरा भावार्थ निकल रहा है। लेकिन जब इसको पढ़ोगे हु वॉन द रेस, आपके दिमाग में सवाल आएगा किसने रेस जीती, हु वॉन द रेस, किसने रेस जीती। तो ये आपके मन में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो कौन सी क्लोज हुई है, डिपेंडेंट क्लोज हुई। समझे बात को? ये बड़ी ही तार्किकता वाली बातें थी आज अपन कर रहे हैं जो, और यही आपके एग्जाम का लेवल भाई चेंज करेंगी। अब आ जाओ, अब सबसे खास बातें शुरू कर रहे हैं भाई, सबसे लास्ट में कर रहे हैं लेकिन बातें सबसे खास हैं। बातें सबसे खास हैं जब आप 10th क्लास का एग्जाम दोगे, 12th का दोगे, आरपीएससी करोगे, यूपीएससी करोगे, जब आप एसएससी करोगे, सब करोगे, जब आपका एग्जाम होगा तब आप एक गाना गाना, हाँ, गाना गाना कि ताने मार मार के जिन्होंने मेरे कान भर दिए, कर दूंगा मैं उनके रोंगटे खड़े। ठीक है? तो ऐसा आपको गाना गाना है, तभी जाके आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है पढ़ो भाई ध्यान से। जहां पर लिखा है द मोर का स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेंटेंस में जहां पर द मोर लिखा आ रहा है, वो सेंटेंस ऑलवेज कौन सा होगा मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है? तो जहां पे द मोर लिखा आ रहा है, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि लिखा क्या हुआ है, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द बेटर यू बिकम, उतना ही अच्छा आप होते जाएंगे। ठीक है? तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, ये कौन सा सेंटेंस टाइप हुआ, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, हमेशा हमेशा ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। वैसे ये डिग्री के अंदर आता है, अगर आपने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो एडजेक्टिव्स की डिग्री में ये वाली बातें आती है, जाके चेक कर लेना, आपको पता हो जाएगा। एडजेक्टिव्स पढ़ोगे, सेशन बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है? जहां लिखा आ जाए सच दैट सो दैट, सेंटेंस टाइप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि यहां लिखा हुआ है ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था। सो लिखा हुआ आ गया, ही वॉज सो टायर्ड। अब क्या लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है साथ में। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना थका हुआ था कि वह चल नहीं सका। तो जहां पे सो और दैट का स्ट्रक्चर आ गया, सच और दैट का स्ट्रक्चर आ गया, सेंटेंस टाइप ऑलवेज कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है? ये फिक्स रूल्स हैं कुछ, आपको फिक्स की तरह ही मैं बता करके जा रहा हूं। फिर आता है टू और टू। टू और टू क्या है, देखो ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड करता है कि आप कैसे राइट करते हैं इसको। क्योंकि देखो समझना बात को, कि आप यहां पढ़े क्या लिखा हुआ है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने में बहुत ज्यादा वीक है। तो अगर आप इसको समझेंगे बात को, यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ही हमारे पास में क्या हुआ, ही हमारे पास में सेंटेंस का एक सब्जेक्ट हुआ, इज हमारे पास में क्या हुई, इज हमारे पास में सेंटेंस की वर्ब हुई, और वीक हमारे पास में क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि इस सेंटेंस को पूरा करता है कि वह बहुत ज्यादा वीक है। ही इज वेरी वीक बोल दो आप, ही इज टू वीक बोल दिया आपने, तो ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अब अगर देखें तो टू के साथ आपने क्या लगा रखा है, टू लगा रखा है, और टू के साथ जुड़ क्या रहा है, वोक जुड़ रहा है। और वोक जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो अपना भाव या अपना रूप बदलेगी नहीं, और कोई सेंटेंस में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कुछ और नहीं है, फलाना नहीं है। ठीक है? ना ही अपने पास में फैन बॉयज कंजंक्शन है, और ना ही अपने पास में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो फिर पता लगा ना ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। तो टू और टू पे मत चले जाना, बात को समझने का प्रयास करना। ठीक है? अब देखो टू और टू का ही अगर आपको बोले ना कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो फिर वो ऐसे बनता है सो दैट वाला ही। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो, आप टू और टू करके लिखते हो या आप सो दैट करके लिखते हो उसी बात को। तो अगर आप उसी बात को सो दैट करके लिख रहे हो तो सेंटेंस टाइप क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता। तो अब आपने यही बात को लिखा कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने में कमजोर है। अब इसी बात को यहां लिखा
कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो बस फर्क क्या हुआ, ये वाला सिंपल सेंटेंस था और ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ, क्योंकि आपने बात वही यूज करी, वीक का वीक लिखा आपने, और वॉक नहीं कर सकता वो भी आपने लिखा, लेकिन अब जोड़ा कैसे आपने, सो और दैट लगा के जोड़ा, तो जैसे ही सो दैट लगता है सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, चलो भाई। और वैसे भी देखो, एक बात और समझना कि मैं अगर ऐसे लिखता दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, अगर मैं इस तरीके से भाई इस बात को लिख देता ना कि दैट ही कैन नॉट वॉक, तो आपके दिमाग में सवाल आना लाजमी हो जाता कि सर दैट ही कैन नॉट वॉक जो है हमारे पास में, ये दैट ही कैन नॉट वॉक खुद से एक मीनिंग फॉर्म नहीं करता है। मैं बोलूं कि दैट कि वह चल नहीं सकता, तो आप बोलोगे सर कि वह चल नहीं सकता क्या होता है, या तो बोलो ही कैन नॉट वॉक, लेकिन दैट लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, दैट से पहले कोई बात है, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो आप इसको ऐसे समझो भाई, पेयर मान लो कि सो दैट का पेयर आ गया, सच दैट का पेयर आ गया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो खोपड़ी अपनी खराब हो जाएगी। ठीक है, आगे, नो सूनर हार्डली वेन, नो सूनर देन और हार्डली वेन अगर आ जाए तो वो भी अपना सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, नो सूनर हैड ही रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, अभी वह पहुंचा ही नहीं था तभी बरसात होने लगी। नो सूनर हैड ही रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो आप समझ रहे हो भाई, नो सूनर भी आ रहा है और साथ में देन का स्ट्रक्चर, नो सूनर देन का स्ट्रक्चर आ रहा है, हार्डली वेन का आता तब भी कॉम्प्लेक्स होता। तो इन्वर्जन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन्वर्जन समझते हो, जब मैंने कंजंक्शन आपको पढ़ाई थी मैंने वहां बताया था इन्वर्जन क्या होते हैं, कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बावजूद भी लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन की जगह फुल स्टॉप लगा होता है, वो होते हैं इन्वर्जन। जैसे नो सूनर हैड ही रीच्ड, तो देख रहे हो भाई, हैड आ रहा है पहले और ही बाद में आ रहा है, अब वहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं लगा हुआ। अगर इंट्रोगेशन का साइन होता तो आप बोलते कि चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेशन का साइन ही नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है मेरे बच्चे, अगर एग्जाम में कोई पूछ ले कि ये स्ट्रक्चर सही है, तो हाँ ये सही है। अगर इसको ऐसे करके लिखे, नो सूनर ही हैड रीच्ड, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर देन और हार्डली वेन ये इन्वर्जन ही बनाते हैं। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आ जाओ, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट आएगा वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रहेगा। मैंने लिखा, क्या लिखा है, द गर्ल, द गर्ल, कौन सी गर्ल, अब जैसे द बॉय की बात हुई थी वैसे द गर्ल की बात हो रही है। द गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की जो है मेरी बहन है, तो द गर्ल इज माई सिस्टर पूरा मीनिंग निकालता है। लेकिन आपने लिखा हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ी है, तो आपने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। रिलेटिव क्या होता है, उससे संबंध करता हुआ, उसका संबंध बताने वाला। तो आपने इस गर्ल के लिए, इस लड़की के लिए तो लगाया ना हु, जो, समझ रहे हो। तो प्रोनाउन भी जाकर के पढ़ने हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन पढ़ोगे तब ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। लिखा तो वह रिलेटिव प्रोनाउन है, पर क्या रिलेट कर रहा है वो भी तो समझना है। तो ये जो गर्ल है ना, द गर्ल, ये जो लड़की है वो कौन सी लड़की है, तो ये जो हु बता रहा है किसके बारे में, ये कचरा हो गया यार, थोड़ा साफ कर ले इसको। क्या लिख रहे हो, द गर्ल, वह लड़की, कौन सी लड़की, हु, जो, ठीक है। तो ये जो गर्ल है इसके लिए हु आ रहा है, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, वह लड़की जो वहां खड़ी है वो कौन है, वो मेरी बहन है। तो ये जो हु है वो इस गर्ल से संबंधित है, खड़ी है ना वह, इस गर्ल से संबंधित है, ठीक है। तो प्रोनाउन जाके पढ़ोगे और क्लैरिटी आएगी। तो हु विच दैट वाले आ जाए ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाओ, रीजन क्लोजेस जो होती हैं, हालांकि पहले बात कर लिए, यही वही वर्ड है, बार बार पढ़ रहे हैं बस, लेकिन क्लैरिटी के लिए, बिकॉज, सिंस और एज आ जाए, जो कारण बताने वाली होती हैं, वो भी कौन से होते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। पहले ही पढ़ ली भाई, कंजंक्शंस
कौन से कंजंक्शन आए, ये सारे वर्ड्स अपन ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसमें इतना कुछ वो वाली बात नहीं है, फिर भी आपको डिटेल सारी बताई है। जहाँ पर बिकॉज आता है, ऑल्दो आ गया ना, आ रहा है ना, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, सिंस, दैट, हु, विच, हुम, ये सारे पहले ही अपन बात कर चुके हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स अपन इनके देख रहे हैं। तो यहां देखो, अब ये तो वही आ गया, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज एंग्री। अपन ऐसे कर देते हैं, क्या लिखा आ रहा है, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प बिकॉज नो वन वॉज देयर। उसने मुझसे हेल्प मांगी, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे हेल्प मांगी, बिकॉज नो वन वॉज देयर, क्योंकि कोई भी वहां पर नहीं था, इसलिए उसने मुझसे हेल्प मांगी। तो ये आ गया, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प बिकॉज नो वन वॉज देयर, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। अब देखो, यही बात हुई कि बिकॉज के बाद में जो सारी बात ये वाली बात है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, ये खुद का मीनिंग नहीं निकालती। तो ये कौन सी क्लोज हुई, कमेंट करके बताना। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे सहायता मांगी, ये तो पूरा मीनिंग निकालती है। तो ये कौन सी क्लोज हुई, ये भी बताना। तो आज मैंने आपको क्लोजेस भी बताई हैं, साथ साथ में सेंटेंस के मैंने आपको टाइप्स भी बताए हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और मैं थक भी बहुत गया हूँ। तो आज के लिए भाई इतना है। सभी दोस्तों को जय श्री राधे है, लंबे लंबे प्रणाम आपको। आज के बच्चे तेजस्वी बच्चे हैं, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जय श्री राधे।